बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक हूँ। आज देश का माहौल एक अलग बना। विरोधी पक्ष नेता जितने भी थे, जितने भी इंडिया के अलायंस के सभी लोग रास्ते पे आए। उन्होंने ये ठहराया कि अभी ये पार्लियामेंट में जिस तरीका से हमें चर्चा होनी चाहिए, जिस इलेक्शंस के ऊपर में, इलेक्शन चोरी के ऊपर में जो चर्चा होनी चाहिए, ये होने नहीं दे रही है। और ऐसे सिचुएशन में हम ये पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके करेंगे क्या? हमारे हाथ में जब कुछ है ही नहीं और लोगों के हम इश्यूज नहीं सॉल्व करेंगे, और ये देश के ऊपर में आया हुआ बड़ा संकट जो कि वोट चोरी का है, वो इम्पोर्टेंट इशू को छोड़ के हमें ये बाकी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन लोगों ने चीफ इलेक्शन कमीशन को टाइम मांगा और वहाँ से मार्च करना चालू किया। जब मार्च करना चालू किया तो उन्होंने, दिल्ली पुलिस ने उनको ब्लॉक किया, उनको अड़ाया, उनको उनके इसमें भरा गाड़ी में और फिर बाद में लेके गए वगैरह वगैरह। सब आज दिन भरे का तमाशा वही हुआ। अखिलेश यादव का वहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल रहा। उन्होंने भी वो बैरिकेड तोड़ के, उन्होंने जंप मार के सब हुआ। और वह जैसे भी पुलिस स्टेशन में वो गए, उसके बाद में वो सीधा वहाँ से छूट के आके चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके वहाँ पे उन्होंने डेरा जमाया। मित्रों, कहने का मतलब ये है कि तुम जब चोरी करते हो तो सबको डर लगा रहता है कि ये क्या होगा, और यदि सत्ता पलट जाए तो ये सब के सब जेल में रहेंगे। ये बात को अच्छे से मालूम है। अभी चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या फिर और कई हाई कोर्ट के जजेस रहे, जब उनको मालूम पड़ता है कि अपन उनसे पंगे नहीं लेना चाहिए तो नहीं लेते जनरली। वो उनको मालूम है कि आज ना कल ये बीजेपी का कोई भरोसा तो है ही नहीं। भरोसा बीजेपी यदि खत्म हो जाएगी तो ईडी वगैरह भी बहुत कुछ उसमें बहुत एक्टिव होती नहीं है। उनको मालूम है कि हम लोग एक्टिव होकर कल हम क्यों शिकार बनेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी वैसे भी बहुत सेंसिटिव होती है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। और जब उनको मालूम है कि इनकी बीजेपी की सत्ता अभी धोखे में है, सभी तरफ से, चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं, इंटरनेशनल पॉलिसी हो, डोनाल्ड ट्रम्प हो, फिर बाद में यहाँ का इंटरनल प्रॉब्लम हो, या फिर अभी जो वोट चोरी का जो सब चल रहा है, वो सब बातें, इससे एक साबित होता है कि जो लोग भी कभी डरे हुए रहते हैं वो ज़्यादा डरते हैं। और वो बहुत बार अभी देखिए कि राहुल गांधी ने जब इतना बड़ा चोरी का इल्ज़ाम लगाया कि भाई वोट चोरी करके तुम आए हो, 25 वोट का ये सब हुआ, लोगों ने यहाँ तक क्या कि मोर देन 70 वोट्स का ये सब लोचा हुआ है। तो जब ये सब के सब, फिर बाद में शरद पवार को आना, ये सब होने के पश्चात चीफ इलेक्शन कमीशन ने मात्र चुप्पी छान के चुप्पी रखी है। उन्होंने एक शब्द भी न बोलने को ये उसको प्रायोरिटी दी है। और सेकंडली उन्होंने कहा कि मैं तुम एफिडेविट दो। क्यों एफिडेविट दो? उन्होंने कहा कि मैं एफिडेविट क्या है, मैंने वहाँ पे ओथ लिया है, इस देश में जो भी मैं करूँगा वो सच्चे ही बोलूँगा, उसके बाद में कुछ नहीं बोलूँगा। जब मैंने पार्लियामेंट में ओथ लिया तो तुम्हारे सामने मैं क्यों ओथ लूँ मैं भी? और मैं पार्लियामेंट एक मेंबर ऑफ जिम्मेदार विपक्ष नेता हूँ, तो निश्चित रूप से मैं तुम्हें डरूंगा नहीं। ये सब चीज़ों को उन्होंने स्पष्ट किया और उन्होंने कोई एफिडेविट वगैरह के करने की बात नहीं की है। दिनों दिन जब इनको पता चल रहा है कि ये सब खेला होने वाला है, बीजेपी में इंटरनल कलह और ये तो उसके वजह से सब घबराए हुए हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है वो डर ज़्यादा ही ज़्यादा है। सेकेंडली एक हमारे कपिल सिब्बल साहब सबसे बड़े देश के वकील हैं, जो उन्होंने कहा कि भाई हमारे धनखड़ जी कहाँ गायब हो गए भाई, वो दिख नहीं रहे। उनको लगा कि उनका फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, ये देश में मिसिंग नहीं। तो वो कहते हैं बाद में कि मैंने अभी तक सुना था कि कोई फीमेल्स का किडनैपिंग हुआ, फीमेल्स गायब हो गई, लेकिन हमारे वाइस प्रेसिडेंट गायब कहाँ हो गए बड़ा। और उसमें जिस तरीका से उन्होंने बात की वो काफ़ी गंभीर थी। शायद ऐसा ना हो कि वो उनका क्या हो गया होगा, क्योंकि जिस दिन से उन्होंने इस्तीफा दिया उस दिन से वो कहाँ अंडरग्राउंड हो गए, कहाँ छुपे हैं, किसी के फ़ोन नहीं उठाते, और उनसे कौन से मुसीबत में आए और किस तरीके क्यों उन्होंने वो रिज़ाइन किया, और उनके पीछे के क्या कारण थे। जो कभी बीजेपी के गले का ताबीज़ बना करते थे, वो निश्चित रूप से आज वो कहाँ अंडरग्राउंड हुआ। तो कुछ ना कुछ तो कपिल सिब्बल के पास में कोई ना कुछ तो भी इंफॉर्मेशन होगी, जिसके वजह से उन्होंने वो खेला देखा। और अभी तक गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा कि भाई अमित शाह ने उसके ऊपर में सफाई देनी चाहिए, वो कहाँ है बताना चाहिए उन्होंने कि भाई इतना बड़ा आदमी कहाँ, जो वर्ल्ड का, इंडिया का सबसे बड़ा सेकंड इम्पोर्टेंट आदमी वहाँ से गायब हो गया और उसका फ़ोन नहीं, कहाँ है, हॉस्पिटलाइज है, तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका हुआ क्या? इसके वजह से सब यहाँ पे भुजाल आया है। सभी लोगों ने इसके ऊपर में चर्चा कर रहे हैं कि क्या हो गया होगा, क्या खेला हो गया होगा, और निश्चित रूप से उसका सभी तरफ में
बीजेपी के ऊपर में सबकी सुई जा रही है। उनको लगता है कि यही शायद इन लोगों ने कुछ खेला किया होगा। एक सेकेंडली उन्होंने, राहुल गांधी ने फिर दोबारा आज दोहराया एक चीज को कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। शायद वो रिटायर्ड हो गए होंगे या कुछ भी हो, सब लोगों को हम ढूंढ निकालेंगे और सबको सजा देंगे। ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है। जो भी आदमी उसमें सब का सब जब इन्वॉल्व हो जाता है किसी भी प्रकार से, वो चाहे वोटिंग में हो, डुप्लीकेट इसमें हो, और एक आदमी फुट गया तो पूरी की पूरी ये छूट जाती है। और इसका पहले ही मुझे मालेगांव में आरएसएस के लोगों ने भुगत दिया है पूरे के। जब उनके ऊपर में सब अंदर में गए लोग तो सब के सब उसके बाद में इंडिया में बॉम्ब स्लोट ही बंद हो गए। तो सबको मालूम है, वो डरपोक लोग हैं। मुझे लगता है अभी कर्नाटका में अभी स्टार्ट हो गया है, और एक एक आदमी के ऊपर में यदि एफआईआर हो जाए तो वो 10 लोगों के नाम बताएगा, 10-15 को बताएंगे, 15-20 को बताएंगे। बताते बताते यहाँ तक पता चलेगा कि उनको क्या, अभी तक सिर्फ अभी इंक्वायरी कर रहे होंगे, लेकिन एफआईआर का जब वक्त आएगा तो पूरा का पूरा कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, शायद वो गिर जाए। और ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ेंगे हर जगह पे, हर स्टेट में, कि एक आदमी वो कहाँ का वोटर था, क्या था, उसका सब आइडेंटिटी। और अभी डिजिटल दुनिया है, एक का फोटो भी यदि यार आ जाता है और एआई जीपीटी को तुम पूछते हो ये फोटो किसका है, तो 1 मिनट में तुमको उसके पूरे डिटेल्स दे देगा। जाके उसको पकड़ के लाएंगे कि भाई तू 4 जगह पे कैसे एफआईआर किया, ये किया है, वोटिंग कार्ड कैसे आए थे। और यदि ये सिंपल यदि ये पता चल जाता है तो निश्चित रूप से वो पकड़ना बड़ा आसान है आजकल ये नए टेक्नोलॉजी में। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने भी एक ऐसा प्रण किया है कि चीफ जस्टिस को बहुत सारे लेटर्स लिखने चाहिए कि ये आरएसएस को बैन करो पूरे देश में, क्योंकि उन्होंने चोरी का यदि इस्तेमाल करके वो वहाँ पे नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी सरकार सत्ता में आई होगी तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी बहुत बुरे होंगे। इस तरीका से हम चीफ जस्टिस को भी लेटर लिखने का एक प्रयास करेंगे और देखते भी हम लोग उसमें क्या क्या कितना सक्सेस होते हैं। तो निश्चित रूप से आज और एक इम्पॉर्टेंट मसला हम लोगों को चर्चा करना चाहिए कि जब आपको एक प्रशांत किशोर करके एक हाईकोर्ट के जज थे, उसके ऊपर में पारदीवाला और एक कोई जज ने बहुत ज़्यादा बुरी टिप्पणी की, यहाँ तक कि उनको कहा कि रोस्टर में इनको दो मत, उनके रिटायरमेंट तक वगैरह वगैरह। तो इस ऊपर में 13 जजेस एक साथ होकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये हस्तगत किया। फिर भूषण गवई ने कहा कि इस मैटर को फिर दोबारा हम सुनवाई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ये करेंगे, अभी आप शांत हो जाइए। क्योंकि ये जो टकराव है, ये टकराव साधारण टकराव नहीं है। एक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच वाला टकराव, और सुप्रीम कोर्ट को भी ये मालूम होनी चाहिए कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इक्वल राइट्स है, उनको भी फंडामेंटल राइट्स है, उनका भी कोई ये नहीं होता, उनके ऊपर पीछे इम्पीचमेंट होता, सुप्रीम कोर्ट के भी लोगों को इम्पीचमेंट होता, 226 में इनको है तो 32 में सुप्रीम कोर्ट को भी पावर उतना ही है। तो उसके वजह से किसी ने किसी को ऐसे कमेंट्स नहीं करना था कि भाई हम इन लोगों को क्रिमिनोलॉजी उन्होंने मालूम नहीं और ये जज कैसे बने और इनको ये मत दो वो मत दो, मतलब इस तरीका से बोलना ये सभी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन हालांकि उससे भी बहुत बड़े बड़े कांड हमारे यहाँ होते हैं। जुडिशरी में हम लोगों ने देखे कि बहुत हीरो लोग, बहुत सारे जजेस ऐसे ऐसे फैसले देते हैं कि जिसका आदमी है सिर के ऊपर सिर पर हाथ रख के बोलते हैं कि भाई हम कौन से दुनिया में जी रहे हैं। एक मुझे मनोज सिंघवी का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग, हर आदमी कहता है कि मैं कोर्ट में जाऊँगा, कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट एक ठीक है, एक सिस्टम है, सिस्टम के तरह एक ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, उसमें एक पर्टिकुलर ढांचे में देखा जाता है। लेकिन तुम्हें जब भी कभी दिक्कत होती है तो तुम्हें पब्लिक में ही रोष उठाना पड़ेगा, पब्लिक में ही आवाज़ उठाना पड़ेगा। जब तक पब्लिक का आवाज़ नहीं उठेगा तब तक कोई भी ब्यूरोक्रेसी रहे या कोई भी रहे उसके ऊपर में आप प्रेशर डेवलप नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से आज मनोज सिंघवी की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि तुम्हें ये डेमोक्रेसी में यदि ये बचाना है देश को तो हमें रास्ते पे उतरना पड़ेगा। कुछ नहीं है दूसरा, कोई कोर्ट नहीं फैसला देने वाला है ना, कुछ नहीं देगा। बस जो भी करना है तुम्ही को करना पड़ेगा और उसके लिए तुम लोगों ने अभी प्रयास करना चाहिए। और निश्चित रूप से आज में जो कुछ पूरे देश में जो हलचल चली है वो बहुत ही एक अच्छी हलचल है। और मुझे ऐसा लगता है एकदम कि अभी मोदी जी के दिन भर रहे या इनके ऊपर में चारों तरफ से जिस तरीका से घेरा है उनको, तो अभी उनको निकलना या उनके कुछ कमेंट्स करना या बीजेपी के कोई भी आदमी को कमेंट्स करना, इसके लिए बड़े घबराते हैं कि मैंने एक भी कुछ गलत कर दिया तो अंदर से भी जाएंगे और बाहर से भी जाएंगे और पूरे टूट पड़ेंगे। इस तरीका का आज का माहौल रहा। तो चलो हम लोग आज यहीं ख़त्म करते हैं, बाद में मिलेंगे कल के लिए। तब तक के लिए जय भीम।